हेलो दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आपने अभी अभी ज्वाइन किया द इलेक्ट्रिक न्यूरन में और स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज डिस्कस करेंगे कम जो पावर होता है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, जो पावर होता है उसी को डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या पावर होता है हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में? कॉम्प्लेक्स पावर होता है और एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ऑपरेंट पावर, इंस्टैंटेनियस पावर, जो भी पावर है इस लेक्चर में सारी को कवर करने के लिए मैं चेष्टा करूँगा। ठीक, तो इसी पावर ऑन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पहले हम जानते हैं कि पावर क्या चीज़ है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, नॉर कि हमारा मैकेनिकल सिस्टम है। मैकेनिकल सिस्टम में जो वर्क को डन करने के लिए जो होता है उसी को पावर कहते हैं। बट इन आवर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पावर को किसको पावर कहते हैं? तो इलेक्ट्रिकल पावर जो कि द रेट एट हुईच पर यूनिट टाइम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए जो वर्क डन होता है उसी को ही कहते हैं पावर। तो मैं इधर लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट पर यूनिट टाइम एट which electrical energy is transferred by an circuit. Okay, तो electrical power is the rate per unit time at which electrical energy is transferred by the circuit. तो यही है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर और इसी का यूनिट क्या है? इसका यूनिट है वाट। तो वाट को हम भी लिख सकते हैं मेगावाट, किलोवाट, इसका डिपेंड ऑन द पावर रेटिंग के हिसाब से। तो पावर का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को अगर हम करंट जो धारा होता है उसी से मल्टीप्लाई कर देने से क्या आ जाएगा? हमारा पावर आ जाएगा। तो पावर का यूनिट है वाट। तो P वाट, यही है हमारा पावर। चलिए देखते हैं हमारा कौन कौन सा पावर है। तो फर्स्ट देखते हैं एक्टिव पावर। तो डेफिनेशन देख लीजिए, एक्टिव पावर क्या कहता है? द पावर which is actually consumed or utilized in an AC circuit। तो AC सर्किट में जो एक्चुअली कंज्यूम होता है, एक्चुअली वर्क डन करता है एक चीज़ों को, तो वही हमारा एक्टिव पावर है। सो इज कॉल्ड द ट्रू पावर, जिसको हम ट्रू पावर भी बोल सकते हैं और उसी को ही हम एक्चुअल पावर कहते हैं और रियल पावर भी कहते हैं। ये तीन चीज़ याद रख लें, एक्टिव पावर, ट्रू पावर और रियल पावर विच इज एक्चुअली कंज्यूम्ड और यूटिलाइज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इसको मेजर किससे करते हैं? किलोवाट से मेजर करते हैं। इसका यूनिट किलोवाट, और मेगावाट में भी लिख सकते हैं और ओनली वाट में भी लिख सकते हैं। और इट इज़ द एक्चुअल आउटकम ऑफ द इलेक्ट्रिक सिस्टम विच रन ऑन द इलेक्ट्रिक सर्किट और लोड। तो हम पावर को किससे मेजर करते हैं? किस इक्विपमेंट है? वाट मीटर। ये भी याद रख लीजिए। मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में भी ये ले चुका हूँ, ये क्लास वाट मीटर का। तो वही वाट मीटर से हम पावर मेजर करते हैं। तो चलिए देखते हैं रिएक्टिव पावर क्या है। रिएक्टिव पावर क्या कहता है? डेफिनेशन, द पावर विच फ्लो बैक एंड फोर्थ। द पावर विच फ्लो बैक एंड फोर्थ, दैट मीन्स आवर सिस्टम इज विच टाइप? साइनोसॉइडल टाइप, एसी टाइप ना। तो एसी टाइप में ही रिएक्टिव पावर आता है, नॉर कि हमारा डीसी टाइप में। तो एसी टाइप में ही बैक एंड फोर्थ होके ये रिएक्टिव पावर होता है। दैट मीन्स इट मूव्स बोथ द डायरेक्शन ऑफ द सर्किट रिएक्ट अपॉन इटसेल्फ। सो इट इज कॉल्ड द रिएक्टिव पावर। द रिएक्टिव पावर इज मेजर्ड इन किलो वोल्ट एम्पियर। तो किलो वोल्ट एम्पियर से मेजर करते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर और रिएक्टिव। आर से रिएक्टिव, बी से वोल्ट, ए से एम्पियर, के से किलो और मेगा वोल्ट एम्पियर।
तो हम रिएक्टिव पावर को Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एक्टिव पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिव पावर को P से, रिएक्टिव पावर को Q से। तो रिएक्टिव पावर कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा? जब लैगिंग पावर फैक्टर होगा ना, लैगिंग पावर फैक्टर होगा तभी जाकर ये पॉजिटिव होगा रिएक्टिव पावर। और लीडिंग में क्या होगा? लीडिंग पावर फैक्टर में ये नेगेटिव रिएक्टिव पावर होगा। इस दोनों चीज़ों को याद रख ले, ये बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। एसएससी एग्ज़ाम में भी, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में भी, और रेलवे एग्ज़ाम में भी ये काम आएगा आपकी, और आपकी तो यूनिवर्सिटी में आएगा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर और अपरेंट पावर। तो अपरेंट पावर बाद में देखेंगे, पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं रिएक्टिव पावर, तो आखिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए ये एक मैं एग्जाम्पल ले लिया लेज का। अब तो लेज खाया ही होगा। इस लेज में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, गैस जो कि भरपूर मात्रा में होता है। और लेज में जो चिप्स होता है ये कितनी परसेंट होता है? 50% या 45% होता है। इतना ही, इतना जो एरिया में कवर कर रहा हूँ रेड लाइन में, उतनी ही होता है ना। तो वही हमारा एक्चुअल क्वांटिटी है, नॉर कि हमारा फुल 100% है। 100% में तो किसी में भी, किसी लेज पैकेट में भी, किसी में भी नहीं होता है ना। तो जो ये 50% है और 45% है, जो भी है उतना ही हमारा क्या है, उसी को हम एक्टिव पावर कहते हैं, एक्टिव कहते हैं। जो हमारा यूजफुल चीज़ है, यूजफुल ये चीज़ है, नॉर कि हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारा यूजफुल नहीं। नाइट्रोजन का हम खाते हैं क्या इसी को, इस गैस को? नहीं ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो अनयूजफुल है ये ओनली प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है, और ये साइड टाइप। तो इसे क्या कहते हैं? किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर। तो जो अनयूजफुल है उसी को हम कहते हैं किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर, बट जो यूजफुल है उसको किलो वाट एक्टिव पावर कहते हैं। और जो टोटल है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर प्लस किलो वाट एक्टिव पावर, जो है रिएक्टिव पावर प्लस एक्टिव पावर इज इक्वल टू अपरेंट पावर। टोटल जो लेज पैकेट है और टोटल जो ये चिप्स पैकेट है आप खरीदते हो, उसी को टोटल अपरेंट पावर बोलते हो। उसी तरह ये हमारा इलेक्ट्रिकल पावर में, तो इलेक्ट्रिकल जो एक्चुअल क्वांटिटी यूज होता है एक बल्ब को जलाने के लिए और एक मोटर को चलाने के लिए, वही हमारा है एक्टिव पावर। और जो साइनोसॉइडली बैक एंड फोर्थ मूव करता है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी मूव करता है। रिएक्टिव पावर देखो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता है। बट एक्टिव पावर ये ओनली पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक, तो दोनों को मिलाकर हमको क्या, हमने इसको एक्टिव पावर ही बोला। तो चलिए देखते हैं जो अपरेंट पावर है उसका डेफिनेशन। तो अपरेंट पावर द प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन स्क्वायर, द प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट इज नॉन एज द अपरेंट पावर। अपरेंट पावर को हम S से डिनोट करते हैं और उसी का किससे मेजर करते हैं? किलो वोल्ट एम्पियर और मेगा वोल्ट एम्पियर। अपरेंट पावर जो होता है उसी को वोल्ट एम्पियर से भी मेजर करते हैं। तो अपरेंट पावर है एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर, और ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन स्क्वायर ऑफ RMS वैल्यू दैट इज वोल्टेज एंड करंट। तो चलिए देखते हैं ये जो हमारा ऑल जो पावर है, सारी पावर है, ये कॉम्प्लेक्स नेचर में ही होता है हमारा सर्किट में। कॉम्प्लेक्स नेचर मीन्स देखो मैं अभी दिखाता हूँ, ये देखो इट इज़ कंसिडर, फर्स्ट हम कंसिडर कर रहे हैं सिंगल फेज लोड दैट इज फेड फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से फेड होता है ना, सोर्स से ये ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये वोल्ट जो है, देखो ये वोल्ट दिया है, उसका सोर्स का वोल्ट, उसी सोर्स का वोल्ट का एक एंगल होगा, क्योंकि हमारा लोड ये शायद इंडक्टिव भी हो सकता है और ये कैपेसिटिव भी हो सकता है, नॉर कि ये हमारा रेजिस्टर हो सकता है, रेजिस्टर भी हो सकता है, पर
मेनली हमारा लोड होता है इंडक्टिव। तो इसलिए ये एक एंगल फॉर्म करता है करंट और वोल्टेज के बीच में। तो अगर इंडक्टिव लोड होगा तो करंट हमारा क्या है, लैगिंग होगा। और अगर आपका वोल्टेज से लीडिंग किस में होगा, जिसमें कैपेसिटिव लोड होगा। कैपेसिटिव लोड जिसमें होगा उसी में एंगल लीडिंग होगा। तो उसी तरह करंट का भी एंगल यहाँ दिया गया डेल माइनस थीटा। थीटा किस लिए, थीटा इसलिए कि ये इंडक्टिव लोड इसलिए थीटा इस तरह। तो ये एक सोर्स है, उसी का वोल्टेज भी और इसका करंट और इसका लोड, ये कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो इन ए सिंगल लोड। तो थीटा देखो यहाँ लिख दिया है, थीटा इज ए पॉजिटिव द करंट लेग behind voltage. This is a convenient choice of sign. Theta is a power system. Theta in a power system where load have mostly lagging power factor. तो lagging power factor के लिए क्या होता है, रिएक्टिव पावर होता है पॉजिटिव। लीडिंग पावर फैक्टर के लिए क्या होता है, रिएक्टिव पावर नेगेटिव। तो कॉम्प्लेक्स पावर, मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स पावर किस लिए, तो देखिए कॉम्प्लेक्स पावर का फॉर्मूला S इज इक्वल टू वी आई कंजुगेट। तो कंजुगेट ही है हमारा कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो वोल्टेज इनटू करंट का एंगल देखो इधर, करंट का एंगल यहाँ वोल्टेज से कितना डिग्री है, थीटा डिग्री में है। तो उसी थीटा डिग्री को ले लिए। तो आप ले भी सकते हो, आप नहीं ले भी सकते हो। अगर आप एक्टिव पावर में चाहते हो तो लिखने के लिए, तो वोल्टेज इनटू करंट डायरेक्टली लिख देगा तो वही होगा। तो देखिए यहाँ अपरेंट पावर इज इक्वल टू वी आई। तो ये कॉम्प्लेक्स नेचर में है ना, कॉम्प्लेक्स नेचर में है इसलिए कॉस और साइन में हम डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट कॉस थीटा देन साइन थीटा। तो उसी को अगर आप लिख कॉस थीटा जो होता है, देखो इधर ये जो फार्मूला है फर्स्ट पार्ट वी आई कॉस थीटा, ये है आपकी एक्टिव पावर, और जे वी आई साइन थीटा ये है आपकी रिएक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर के किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। रिएक्टिव पावर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। और ये तो जे ही जे है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन नेचर। सो हमारा पावर सिस्टम और कॉम्प्लेक्स पावर टोटली हमारा कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहते हो फाइंड करने के लिए तो उसको स्क्वायर कर दो, रूट मीन स्क्वायर, और उसका रूट ओवर ले लो, हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो आगे चलो देखते हैं। ये देखो एस क्या है, एस है आपका कॉम्प्लेक्स पावर के किस लिए किससे हम डिनोट करते हैं, उसका यूनिट है वोल्ट एम्पियर। किलो वोल्ट एम्पियर में भी डिनोट कर सकते हैं और मेगा वोल्ट एम्पियर में भी डिनोट कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स पावर को अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो उसी को कहते हैं अपरेंट पावर। तो अपरेंट पावर भी वही यूनिट रहेगा, वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर, मेगा वोल्ट एम्पियर। एंड इट सिग्निफाइंग रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट, जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर का ये रेटिंग है। किलो वोल्ट एम्पियर, मेगा वोल्ट एम्पियर, उसी से ही रेटिंग करते हैं ना। तो देखिए रियल पावर जो मैंने अभी बताया आपको, दैट इज रियल पावर और ट्रू पावर, और नॉट रिएक्टिव पावर, इट इज एक्टिव पावर। तो रियल पावर, ट्रू पावर, एक्टिव पावर दैट इज मेजर्ड इन किलोवाट और मेगावाट और वाट। तो वी आई कॉस फाई, ये दो फार्मूला याद रख लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। और इट इज़ वी आई साइन फाई इज द योर रिएक्टिव पावर को मेजर करते हैं वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव और किलो वोल्ट एम्पियर एक्टिव, मेगा वोल्ट एम्पियर एक्टिव। अगर आप इसको किलो वोल्ट एम्पियर को वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इससे डिवाइड कर दीजिए 1000, क्योंकि किलो में क्या होता है 10 टू दी पावर 3, तो 10 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 1000 ही होता है ना। तो उसी 1000 को डिवाइड कर देने से क्या आ जाएगा आपको, ओनली वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में आ जाएगा। और मेगा वोल्ट एम्पियर को उसी तरह कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका
एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपेरेंट पावर और कॉम्प्लेक्स पावर। तो कॉम्प्लेक्स पावर से ही हम अपेरेंट पावर निकालते हैं और उसी अपेरेंट पावर से ही हम एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर जानते हैं। तो चलिए देखते हैं थीटा जो एंगल होता है, यही हमारा रियल देखो, अरे कहाँ गया, सॉरी, ये हमारा रियल पावर और ट्रू पावर और एक्टिव पावर जो नीचे में है, हम रेफरेंस ले रहे हैं P, वही हमारा रियल पावर है। और उसी का परपेंडिकुलर में रिएक्टिव पावर परपेंडिकुलर किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि हमारा लोड इंडक्टिव नेचर होता है और कैपेसिटिव नेचर होता है, तो इसलिए ये 90 डिग्री ही होगा। और जो अपेरेंट पावर है उसी का जो रिजल्टेंट है P पॉइंट से और Q पॉइंट से जोड़ लीजिए, तो रिजल्टेंट जो होगा वही होगा आपका अपेरेंट पावर। तो रिजल्टेंट कैसे निकलते हैं आपको पता है, रूट ओवर ऑफ दैट पावर P² प्लस Q², यही है आपका अपेरेंट पावर। तो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अपेरेंट पावर, आपका कॉम्प्लेक्स पावर दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ P² प्लस Q²। और ये तो हो गया आपका फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कॉम्प्लेक्स पावर। तो थीटा को कैसे निकलते हैं, थीटा, तो थीटा देखिए क्या होगा, अभी हम जानते हैं कि tan थीटा हम ले रहे हैं, tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, P/B होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होगा। तो परपेंडिकुलर क्या है, रिएक्टिव पावर है Q और बेस क्या है, बेस है एक्टिव पावर P। तो उसी फार्मूला से आएगा Q डिवाइडेड बाई P ईयर tan थीटा। तो थीटा को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इधर चला जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो tan चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स हो जाएगा। ऊपर में देखो मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू tan इन्वर्स Q डिवाइडेड बाई P दैट इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग करंट। तो ये है आपका एंगल, और नेगेटिव फॉर लीडिंग करंट के लिए नेगेटिव, पॉजिटिव फॉर लैगिंग करंट के क्या रिएक्टिव पावर, आपका रिएक्टिव पावर मैं पहले से ही बता चुका हूँ आपको फर्स्ट स्लाइड में, ठीक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया है। यदि आप दो लोड ले रहे हो, दैट इज लोड 1, तो मैं पहले ये रिप्रेजेंट कर दूँ कि ये लोड 1 है और ये लोड 2 है, और ये जो वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स मतलब कि आपका जनरेटर है, और आप चाहते हो तो बैटरी भी ले सकते हो। बैटरी को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किससे, DC से AC से कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्टर लेकर उसको लोड से सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये है आपका करंट, और करंट क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है किस रूल से, करंट क्रिचॉफ्स करंट लॉ KCL से। KCL तो आप जानते होगे, नेटवर्क थ्योरी में आप पढ़ा होगा और नेटवर्किंग में पढ़ा होगा, उसी में से क्रिचॉफ्स लॉ को इधर अप्लाई कर देंगे। तो आपका कॉम्प्लेक्स पावर क्या होता है, VI कॉन्जुगेट होता है। तो I का कॉन्जुगेट मतलब कि ये जो I है डिवाइड हो रहा है I1 और I2 से, तो I1 प्लस I2 कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो अभी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बोथ I1 और I2 से, तो V इंटू मल्टीप्लाई I1 और दैट इज V इंटू मल्टीप्लाई विथ I2 इधर, तो VI1 कंजुगेट प्लस VI2 कंजुगेट, तो VI1 कंजुगेट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स पावर S1 और VI2 कंजुगेट कॉम्प्लेक्स पावर S2। तो अगर आप चाहते हो कि इसको खोल दें, इस इक्वेशन को खोल दें जो प्रीवियस इक्वेशन में हम किए थे, P² प्लस Q² और रूट ओवर, ये इक्वेशन को देखो, S इज इक्वल टू P² प्लस Q² और रूट ओवर, तो उसी इक्वेशन को यहाँ बोथ इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, P1 P2 को एक साथ में ले रहे हैं और Q1 और Q2 दैट इज रिएक्टिव पावर को एक साथ रहे हैं और इसका J कंपोनेंट। तो इसी तरह ये होगा, आप अगर ले सकते हो तो बंच ऑफ लोड भी ले सकते हैं, उसी तरह कैलकुलेट कर देंगे तो हो जाएगा। एक्टिव पावर एक साथ जोड़ देंगे, रिएक्टिव पावर एक साथ जोड़ देंगे, उसी के बाद आप कॉम्प्लेक्स पावर निकाल सकते हैं। तो देखिए इधर हम ले रहे हैं RL लोड, तो इधर और RL लोड में क्या होगा,
जो वोल्टेज सोर्स है, वोल्ट सोर्स प्रोवाइड कर रहा है एक करंट दैट फ्लो थ्रू द लोड आर एंड एल। तो एल का क्या होगा, रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज एक्सएल ही होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सएल होता है। तो दोनों को ऐड कर दीजिए कि क्योंकि ये सीरियली कनेक्शन है, दैट मीन्स सीरीज कनेक्शन है, नॉट कि पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन से क्या हो जाएगा, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस दैट इज जेड हो जाएगा। तो इम्पीडेंस और जेड इंटू आई इज इक्वल टू भी ही होता है क्योंकि ये वोल्टेज रूल। तो वोल्टेज रूल को फॉलो करके ये इक्वेशन फाइंड किया गया है, भी इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस जे एक्सएल। तो कॉम्प्लेक्स पावर हमारा क्या है, भी इंटू आई कॉन्जुगेट, और आई कॉन्जुगेट इसलिए तो अभी क्या कर रहे हैं, आई कॉन्जुगेट मतलब कि यही इक्वेशन को देखो, ये जो भी इक्वेशन है भी इज इक्वल टू, रुको, तो भी इज इक्वल टू आई आर प्लस जे एक्सएल, ये इक्वेशन को हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इधर पुट कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर आ जाएगा क्योंकि आई और आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर प्लस जे आई स्क्वायर एक्सएल। तो आई स्क्वायर आर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर जो पावर है एक्टिव पावर, और जे आई स्क्वायर एक्सएल क्या हो जाएगा, रिएक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर ऑब्जर्व बाय लोड और रिएक्टिव पावर ऑब्जर्व बाय लोड। देखो हमने पहले क्या पढ़ा था, एक्टिव पावर इज इक्वल टू वी आई। देखो इधर कहाँ गया, देखो एक्टिव पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस पाई, रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू वी आई साइन फाई। अभी क्या निकला हमारा, एक्टिव पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर एक्सएल। और इन केस ऑफ आरसी, तो आरसी मतलब कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस लोड ले रहे हैं। तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस लोड ले रहे हैं सीरीज कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में ले रहे हैं। सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, पैरेलल नेचर का बिहेव करेगा, रेजिस्टेंस का अपोजिट होगा। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, एक्सी, जो सीरीज कनेक्शन में 1/XC हो जाएगा प्लस आर हो जाएगा, यस और नॉट। तो उसी से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह ये जो फर्स्ट केस में है इंडक्टेंस लेकर हम किया, उसी तरह ही ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पावर एक्टिव पावर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, और रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा 1/XC। ये ट्रांसफर हो जाएगा तो ऊपर में तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ XC हो जाएगा। तो माइनस ऑफ XC होने से क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा रिएक्टिव पावर के लिए, माइनस ऑफ आई स्क्वायर एक्सी रिएक्टिव पावर ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्व इज नेगेटिव। तो देखो हमने जो पहले जो डेफिनेशन में पढ़ा था कि लैगिंग के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखिए यह रिएक्टिव पावर क्या है, पॉजिटिव है, और लीडिंग के लिए नेगेटिव होता है, तो वही लीडिंग के लिए नेगेटिव हो गया। लीडिंग किस लिए, क्योंकि कैपेसिटर है। लैगिंग किस लिए, लैगिंग क्योंकि इंडक्टिव है। एल मतलब कि लैगिंग समझ लो, लीडिंग कैपेसिटेंस, उसका ऑपोजिट और क्या, उसी तरह याद रखना है आपको। तो चलिए देखते हैं यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ बैलेंस 3 फेज सिस्टम है। लोड रिप्रेजेंट फॉर्म ऑफ द इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन में है। ये देखो स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन का उसका जो इम्पीडेंस है, सारी जो तीनों ब्रांच की है, तीनों फेज की है, जो इम्पीडेंस है जेड, समान इम्पीडेंस है, और उसका न्यूट्रल पॉइंट है एन, और उसी का फेज वोल्टेज, सारी का फील्ड वोल्टेज वीपी, और ये जो भी एल है लाइन वोल्टेज, और ये लाइन करंट है। तो उसी का कॉम्प्लेक्स पावर 3 पावर्स कॉम्प्लेक्स पावर, ये देखो 3 पावर्स कॉम्प्लेक्स पावर किस में शेयर हो रहा है, लोड के एक्रॉस में शेयर हो रहा है। तो उसी का डेरिवेशन देखेंगे अभी। तो देखिए एस इज इक्वल टू तीनों फेज के लिए 3 VP एंड IL कॉन्जुगेट। तो 3 VP और इसके किस लिए ये डेल पी, क्योंकि VP और IL ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है ड्यू टू इंडक्टिव इन नेचर और कैपेसिटिव इन नेचर, जो एंगल फॉर्म कर रहा है उसी एंगल डेल पी, और IL इज द ईयर कॉम्प्लेक्स करंट, और दैट इज इक्वल टू √3 VL डेल पी और IL कंजुगेट।
तो √3 किस लिए, √3 क्योंकि देखो इधर में लिखा ये जो है स्टार कनेक्शन में लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट होता है, बट लाइन वोल्टेज VL क्या होता है, √3 इंटू वी फेज इंटू √3। तो ये कैसे, उसका डेरिवेशन में मैं इधर लिख दिया है। तो देखो VL इज इक्वल टू, अगर आप इसको R फेज मान रहे हो, इसको Y फेज मान रहे हो, इसको क्या ब्लू फेज मान रहे हो, रेड येलो ब्लू, तो VRY और VL लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √ऑफ VR इंटू VY। ये दोनों के बीच में ही कैलकुलेट कर रहे हो ना, इसलिए तो ये लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √ऑफ VR फेज, वोल्टेज अक्रॉस द R फेज स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस द Y फेज स्क्वायर प्लस 2 वोल्टेज अक्रॉस द R वोल्टेज अक्रॉस द Y का 60 डिग्री। 60 डिग्री किस लिए, क्योंकि ये जो तीनों फेज है और तीनों जो लोड है ये 60 डिग्री इक्वल में फेज शिफ्ट में है, और इक्वल फेज शिफ्ट में है, इसलिए ये हमने थीटा को 60 डिग्री ले लिया। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो इधर पुट कर दिए हमने 1/2, तो 2 नीचे ऊपर में नीचे 2 कैंसिल हो गया। तो अभी क्या बचेगा, √ऑफ V फेज स्क्वायर प्लस √ऑफ V फेज, सारे हमारा फेज है ना, फेज वोल्टेज सेम है, तो V फेज स्क्वायर प्लस V फेज स्क्वायर प्लस यहाँ V फेज इंटू V फेज स्क्वायर हो जाएगा। तो V फेज 3 VPH आ गया, 3 VPH स्क्वायर, और उसका √ऑफ दैट मीन्स 3 तो आ जाएगा, √ऑफ 3 V फेज स्क्वायर का √ऑफ क्या हो जाएगा, VPH भी हो गया। तो देखो ये फार्मूला में इधर लिख दिया, VL इज इक्वल टू √3 VPH, तो वही आ गया हमारा लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 VPH। तो इधर फेज के लिए हम पुट कर दिए V फेज इज इक्वल टू 1/√3। तो ऊपर में क्या है 3 है, नीचे में क्या है √3 है, तो इसको √3 किससे कैसे हम कन्वर्ट किए, देखो √3 नीचे में भी मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऊपर में भी मल्टीप्लाई नीचे में भी मल्टीप्लाई, कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो √3 अभी क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो गया, और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, ओनली √3 बचेगा। तो √3 इंटू VL डेल P इंटू I कंजुगेट हो गया, आ गया और नहीं, देखो इधर आ गया। तो उसी तरह लाइन करंट इज इक्वल टू IL डेल P माइनस थीटा, जो पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं हम। तो कॉम्प्लेक्स पावर क्या आ गया, √3 VL IL थीटा, तो VL IL थीटा उसी का कॉम्प्लेक्स पावर, तो ये हो गया आपका एक्टिव पावर, ये हो गया आपका रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर हो गया, कम ख़त्म। तो चलिए देखते हैं, एक्टिव पावर आ गया, ये आपका कॉम्प्लेक्स पावर, ये आपका रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर, ये आपका रिएक्टिव पावर, और ये जो थीटा है पावर फैक्टर एंगल थीटा पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव किस लिए, इंडक्टिव लोड के लिए, नेगेटिव किस लिए, कैपेसिटिव लोड के लिए, ये क्या रिएक्टिव पावर। ठीक, तो देखिए, और आप चाहते हो कि लाइन करंट को फाइंड करने के लिए, तो IL इज इक्वल टू V फेज डिवाइडेड बाई इम्पेडेंस जो है वही, तो VL इज इक्वल VP इज इक्वल टू VL एंगल डिवाइडेड बाई √3Z। इसी को आप कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आप कैलकुलेट कर नहीं सकते हो तो प्लीज़ ये जो कमेंट सेक्शन है उसी में राइट कर दीजिए, ताकि मैं आपको अगले लेक्चर में बता सकूं। तो उसी तरह जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन हमारा IL इज इक्वल टू VP/Z और VL डेल P एंगल डेल P डिवाइडेड बाई √3Z है, उसी को हम इक्वेशन 4.20 में पुट कर रहे हैं। 4.20 इक्वेशन मतलब देखिए, ये इक्वेशन कहाँ गया, अरे ये इक्वेशन देखो, ये जो इक्वेशन है S इज इक्वल टू 3 VP IL स्टार
दैट इज इक्वल टू 3 VP और एंगल डेल पी आई एल स्टार मतलब कंजुगेट और √3 VL डेल पी आई एल स्टार। और उसी में क्या कर रहे हैं हम, आई एल जो है लाइन करंट जो फाइंड किया था हमने, दैट इज इक्वल टू VL एंगल डेल पी डिवाइडेड बाई √3 इंटू जेड, उसी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पुट कर रहे हैं। तो ये जो √3 है, ये √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और VL है और VL है क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, VL स्क्वायर हो जाएगा, VL स्क्वायर। और जो एंगल है डेल पी, इधर भी डेल पी, तो हम डेल पी को लिख नहीं रहे हैं क्योंकि हमको कॉम्प्लेक्स जो है उसी को हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो देखिए मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अभी चलिए ले चलता हूँ, देखिए यहाँ उसी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू VL स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। इम्पीडेंस तो नीचे में रहेगा ना, ये इम्पीडेंस, हाँ या ना, ये इम्पीडेंस तो रहेगा ना, √3 तो कैंसिल हो गया, VL स्क्वायर हो गया, और क्योंकि हम मैग्नीट्यूड रह रहे हैं इसलिए VL स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। उसी तरह आप जेड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जेड को अगर इस साइड ले रहे हो तो एस को इस साइड लाना पड़ेगा, तो इस साइड हम ले लिए, तो हो गया आपका VL स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस, और एस इज इक्वल टू P-GQ। तो ये हो गया आपका इम्पीडेंस, आपका रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर, और लाइन करंट, फेज करंट, और क्या लाइन वोल्टेज, और जो 2 लोड था उसी के एग्जाम्पल, लीज का एग्जाम्पल, ये सब हो गया आपका एक्टिव, रिएक्टिव, और जो सब पावर है वही सब। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, वही पावर सिस्टम से ही कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा कि इन्फॉर्मेटिव रहा तो ये आपका फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर टुडे।